आज हमारे साथ में तिब्बत के रिफ्यूजी, एक्टिविस्ट, राइटर, पोएट जनाब तेनजिंग सुंडू साहब मौजूद हैं। और तेनजिंग सुंडू साहब अपने देश की आज़ादी की लड़ाई हजारों तिब्बत के लोगों के साथ मिलकर के आपके धर्मगुरु, स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा जी की देखरेख में लड़ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पूरी दुनिया एक कोविड वायरस से ग्रस्त है और इस कोविड के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। तमाम मिलिट्री के एक्सपर्ट क्या कहते हैं, पॉलिटिशियंस क्या कहते हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं। लेकिन मैं 2-3 लाइन बता करके मैं सुंडू साहब से सिर्फ प्रवोक करूंगा उनको कि वो अपनी बात को रखें। जिस चाइना ने विस्तारवाद की नीति, जब आज बहुत ज्यादा बात होती है कि चाइना विस्तारवाद कर रहा है, आज की जनरेशन को शायद नहीं पता क्योंकि जो एक्सप्रेशनिस्ट फोर्सेस है चाइना, इसके अगर विस्तारवाद की बात कहें तो कुल मिलाकर के 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन पूरे तिब्बत की हड़प ली है। 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की है। 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर साउथ मंगोलिया की जमीन पे कब्जा कर रखा है और 84,000 स्क्वायर किलोमीटर मंचूरिया का है। अब लोगों को नहीं पता होगा कि जो 84,000 स्क्वायर किलोमीटर जो मंचूरिया की जमीन जो इस चाइना के पास में है, ये वही मंचूरिया है जिसने चाइना के ऊपर 250 साल तक राज किया है। तो इसका मतलब यह है कि चीन का जो कुल मिलाकर आज हम एरिया देखते हैं, कहते हैं जाइंट है, तो ये जो टोटल एरिया चीन का है वो 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 56 यानी 56 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसने दूसरे देशों को हड़पा है अपनी मिलिट्री की ताकत से, अपनी पॉलिटिकल ताकत से। और शायद ये ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, जैविक युद्ध की बात हो रही है, ये कोविड की बात हो रही है, ये पीएलए के 2 साइंटिस्ट आर्मी के उसमें काम कर रहे हैं, ये तमाम सारी जितना भी इतिहास मिलता है उससे लगता है कि चाइना दुनिया के ऊपर अपना राज कायम करने के लिए, खासतौर से जो देश उसके साथ नहीं है, चाहे जापान हो या भारत हो या ऑस्ट्रेलिया हो, तो ये जो सेकंड वेव ऑफ कोविड है ये स्पेसिफिक उन देशों में ज्यादा दिखने को मिल रही है जो चाइना के फ्रेंड नहीं है। तो क्या मुझे ऐसा लगता है कि भारत का आप 2-3 चीजें देखें कि डोकलाम का क्राइसिस हुआ जो भूटान के बॉर्डर के आसपास था, फिर उसके बाद गलवान वैली में हुआ जो लद्दाख के आसपास था, उत्तराखंड के इलाके में भी बहुत सारा इनका घुसपैठ है, कश्मीर में भी घुसपैठ है। तो कुल मिलाकर के ये जो जैविक या बायोलॉजिकल युद्ध की बात की जा रही है, क्या चाइना का ये नया हथियार है? और अभी तक जितने भी मैंने लोगों को पढ़ा है, ना तो कोई चाइनीज एक्सपर्ट इस पे बात कर रहा है, ना कोई अमेरिकन एक्सपर्ट इस पे बात कर रहा है। तो मुझे ऐसे में लगा कि तेनजिंग सुंडू साहब एक वो शख्स हैं जो चाइना में इसलिए रह रहे हैं कि उनके मुल्क पे कब्जा कर लिया है और वहां से आकर के हिंदुस्तान के धर्मशाला में जो तिब्बतियों का जो सरकार जो इनकी एग्जाइल में चल रही है उसके साथ में काम करते हैं, जमीन पर लड़ते हैं, कई बार गिरफ्तार भी किए गए हैं, इनको मारा भी किया है, टॉर्चर भी किया गया है। इनसे बेहतर चाइना की इस सोच को कि ये कोविड का जो मामला है ये सच में है और इस वक्त तिब्बत में जो हमारे भाई बहन हैं, जो भारत के स्पिरिचुअल साथी हैं, उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, वहां से क्या खबरें आ रही हैं। इसलिए मैंने तेनजिंग सुंडू साहब से दरखास्त की, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आप आए और देश के एक आम आदमी को जो उनकी आम भाषा है उसमें समझाएं कि आखिर ये चाइना चाहता क्या है, चाइना की बैकग्राउंड क्या है, तिब्बत की क्या पोजीशन है और इस कोविड की क्या हालात हैं। तो मैं अब आज का जो प्लेटफॉर्म है वी सपोर्ट पुष्पिन प्रोसेस का, तेनजिंग सुंडू साहब को दावत देता हूं, इनवाइट करता हूं कि वो अपनी बात रखें। तेनजिंग सुंडू साहब। जी बहुत बहुत नमस्ते। पहले तो हम आपको शुक्रगुजार हैं कि मैं एक तिब्बती रेफ्यूजी, शरणार्थी हैं हम भारत में। भारत ने हमको शरण दिया, इसीलिए हमारा स्वतंत्र लड़ाई जो है वो जिंदा है, नहीं तो कब से बहुत मुश्किल हो जाते।
और इसीलिए मैं मुझे ऐसा हमेशा ऐसा महसूस होता है और बहुत करीब दिल से ऐसा मैं सोचता हूँ कि जब भी चाइना का मसला आता है तो मेरे लिए एक डबल ड्यूटी लग जाता है। एक तिब्बती होने के नाते जिनको चाइना से प्रॉब्लम शुरुआत से है, और दूसरा एक भारतीय होने के नाते आज चाइना से जितना कुछ ये महामारी संक्रमित होके पूरे भारत में इतना जो जूझ रहे हैं, और पिछले साल गलवान घाटी में ये हत्याकांड हुआ, तो ये सब समझने के बाद अंदर से एक आक्रोश आ जाता है कि चाइना के खिलाफ अब हम क्या करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है भारत में कि बहुत सारे मतलब ज्यादातर लोगों को पता नहीं है चीन क्या देश है, चीन भारत के हिमालय सीमा तक कैसे पहुंचे, कब पहुंचे और क्यों पहुंचे। और इसीलिए आज भारत में चीन की नीति, चीन के इतिहास, चीन के व्यवहार बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। अगर हम चीन को समझें तभी हम चीन को जवाब दे सकते हैं, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे से उससे कोई जवाब नहीं होता है। मैं भारत में पैदा हुआ तिब्बती शरणार्थी, आज भी हमारा कोई नागरिकता नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है। आज भी हम ऐसा उम्मीद रखते हैं कि एक दिन हम अपने देश तिब्बत वापस जा पाएंगे। मेरे माता पिता पहले तिब्बत से आए थे, वो तिब्बत से भाग के आए थे, रेफ्यूजीज थे। लेकिन मैं भी तिब्बत गया हूं। मैं एक ऐसा अकेला शख्स हूं जो भारत में पैदा होने के बावजूद बीए डिग्री करने के बाद मैं तिब्बत गया चीन से लड़ने, वो भी अकेला चीन से लड़ने गया, क्योंकि मैं कम उम्र का था तब और ज्यादा एक्सपीरियंस भी ज्यादा नहीं थे। तो बॉर्डर पार करने के बाद मैं पकड़ा गया और उन्होंने आंखों में पट्टी बांधा, मारपीट किया, जेल में डाला। 3 महीना जेल में रहने के बाद, तिब्बत की राजधानी ल्हासा में जेल में रहने के बाद उन्होंने फिर भारत में वापस धकेल दिया और बोला कि तुम बाहर के आदमी हो और वहां नहीं आ सकते। और ये सब समझने के बाद आज आप मुझे ये एक दावत देता है कि आपके चाहने वाले, आपके सोचने वाले, आपको फॉलो करने वाले और भी बहुत सारे भारतीय हैं जो इस विषय में ध्यान रखते हैं, इस विषय में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने चाहते हैं। आपकी यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, आपको तो बहुत फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो आज मैं इस विषय के बारे में बहुत विस्तार से मैं बात रखना चाहता हूँ, और 4 अलग विषय में। एक, ये तिब्बत की मसला क्या है, और तिब्बत और भारत की क्या रिलेशनशिप है, तिब्बत और चीन की क्या रिलेशनशिप है। और पहले मैं तिब्बत के बारे में बात करूंगा, और दूसरा मैं ये बात करूंगा कि आज की तिब्बत की क्या स्थिति है, अभी का तिब्बत में क्या स्थिति है। आज भारत में परम पावन दलाई लामा जी हैं, हमारे निर्वासित सरकार हैं, हमारे क्या उम्मीद रखते हैं, हम डेली किस तरह से काम करके अपने देश की उम्मीद को बनाए रखते हैं। और तीसरा बात मैं ये रखूंगा कि चीन और भारत की क्या रिलेशनशिप है, चीन और अमेरिका और बाहरी दुनिया से क्या रिश्ता रखा है, और उसमें चीन की ट्रेड वॉर से, चीन की ये महामारी से, पेंडेमिक से क्या क्या फर्क हुआ है। और असली में मैं चीन की असलियत जो है वो मैं नंगा करके साफ बताऊंगा
कि चीन के इतिहास क्या है, कहाँ से आए, उनकी सोच क्या है, वो सरकार और उनकी जनता के बीच में क्या फर्क होता है, और वो दुनिया को किस नजर से देखते हैं, और वो दुनिया से क्या उम्मीद रखता है, और किस तरीके से आज चीन की सरकार और चल रही है, और वहां की कमियां क्या क्या है। इन 4 मुद्दों के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो पहले मैं तिब्बत के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये वही देश है जो भारत की सबसे बड़ी, और एक बात पुष्पेंद्र जी, इसके बीच में आप अगर आपको कोई भी प्रश्न हो, अब डायरेक्टली पूछ लीजिएगा। तो ये पहले मैं ये हाँ, तो पहले मैं ये विषय है, मैं तिब्बत के बारे में बोलूंगा। तिब्बत ये एक ऐसा देश है जो भारत की सबसे बड़ी पड़ोस देश थी। आज भारत नहीं मानता है कि तिब्बत भारत की पड़ोसी देश है। आज भारत ने चीन को अपना पड़ोस देश माना है, लेकिन ये तब तक बदले नहीं थे जब तक 1959-1960 तक भारत ने नहीं माना था। और 1947 जब भारत आजाद देश के रूप में उभर के आए, और उससे 1 साल पहले गांधी जी के नेतृत्व में भारत में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस नाम का एक बड़ा सम्मेलन किया था भारत के नेतृत्व में। और भारत ये सोचते थे कि आज हम आजाद देश के रूप में उभर के आ रहे हैं, और हम नेतृत्व देते हैं एशिया की जितने भी देशों हैं सबको इकट्ठा करके लेके आना। जिस तरीके से आज सार्क की नेतृत्व कर रहे हैं भारत, आज बिम्स्टेक की नेतृत्व कर रहे हैं भारत, उस तरह से कर रहे थे। और तब तिब्बत की राजदूत भारत में आए, आजाद तिब्बत देश की राजदूत बन के। तो ऐसा हमारा रिश्ता था पॉलिटिकली। और अदरवाइज अगर हम बॉर्डर से देखें, क्योंकि तिब्बत 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर की बड़ा टेरिटरी और इतना बड़ा देश है, तो भारत की इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी टेरिटरी के ऐसा भारत का कोई दूसरा देश नहीं है। तो इसलिए तिब्बत इफेक्टिवली बिकम्स द लार्जेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। और वो भी क्योंकि तिब्बत और भारत के बीच में 4084 किलोमीटर के बॉर्डर है। भारत का सबसे लंबी बॉर्डर वो भी तिब्बत से मिलती है। ये सब आज मैं बता रहा हूं, और बाकी जो सुन रहे हैं आप चौंक गए होंगे, क्योंकि इसके बारे में जिक्र आज भी भारत में नहीं होता है। क्योंकि ये शुरुआत से भारत और चीन के बीच में जो रिश्ता बने, तो चीनी हिंदी भाईबा से शुरू हो गया। जब चीनी हिंदी भाईबा से शुरू हो गया, तब से तिब्बत के बारे में बात करना छोड़ दिया, और तिब्बत करीब बहिष्कार जैसे हो गया था। तब से भारत में तिब्बत के बारे में बात करना बंद हो गए थे। नहीं तो इतिहास में तिब्बत और भारत सांस्कृतिक इतना गहरा रिश्ता था कि वो सांस्कृतिक रिश्ता आज भी ऐसा है कि भारत, और कहाँ से भारत शुरू होता है और कहाँ से तिब्बत शुरू होता है पता नहीं चलता है। क्योंकि आज भी तिब्बत में 99% बुद्धिस्ट हैं, और ये बुद्धिज्म के फिलॉसफी कहाँ से आए? भारत से आए। तो अब तिब्बती लोगों के मन से अगर बुद्धिज्म निकल गए, तो हम तिब्बती की हैसियत ही बदल जाते। ऐसा हमारा रिश्ता है। और अगर संस्कृति और बाकी रिश्ता की बात करें, पूरे हिमालय में लद्दाख से अरुणाचल तक, ये लाहौल, स्पीति, किन्नौर, गढ़वाल, ये कुमाऊं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल तक 4000 किलोमीटर की बॉर्डर है। कहीं भी अब अगर आप चले जाओ, अगर देखें, तो वहां कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं होगा जिससे तिब्बत से कोई रिलेशन, कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा हमारा रिश्ता था। अब तिब्बत एक ऐसा देश है कि
1949 से शुरू हुआ चीन की तिब्बत के ऊपर कब्जा करना, और वो वहां से शुरू हुआ जब माओ सेतुंग ने चीन में कम्युनिस्ट सरकार स्थापित कर दिया। चीन में नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में झगड़ा हुआ, और कम्युनिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे सोवियत संघ और नेशनलिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे अमेरिकन। और क्योंकि नेशनलिस्ट हार गए, वो ताइवान भाग के चले गए, और माओ सेतुंग पूरी तरह से एक कम्युनिस्ट सरकार स्थापित कर दिया था उधर बीजिंग में। और तब से तुरंत उन्होंने पड़ोसी देशों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब पड़ोसी देश जो है वो सिर्फ तिब्बत ही नहीं है। जिस तरीके से शुरुआत में ही आपने इंट्रोडक्शन में ये कहा कि तिब्बत, ईस्ट तुर्किस्तान, सदर्न मंगोलिया, मंचूरिया, इन बड़े बड़े 4 देशों के ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया। और वो कब्जा करने के बाद आज चीन इतना बड़ा देश, टेरिटरी के मध्य से, क्षेत्र के माध्यम से इतना बड़ा बन गया है। नहीं तो उतना बड़ा नहीं था पहले। तो ये शुरू हुआ 1949 और 1950। जब तक 1950 हो गया था तो वहां से चीन ने पूरी तरह से तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, और धीरे धीरे तिब्बत के ऊपर सिर्फ मिलिट्री ऑक्यूपेशन ही नहीं, लोगों की सोच, विचार, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा के ऊपर जुल्म किया, शोषण किया। और अभी भी हमारा गिनती में आता है कि 10 लाख से ज्यादा तिब्बती लोगों की जानें चले गए हैं तिब्बती संघर्ष में। और इसी तरह से अब हमें ये पता चलता है कि कितना मुश्किल रहा होगा हमारा ये पूरा संघर्ष। और ऐसे नहीं कि चीन ऐसे आगे और कब्जा कर ले, नहीं, 20 साल तिब्बती लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जितना भी तिब्बतन लोग नोमैड्स थे, फार्मर्स थे, उनके पास बस शिकारी की बंदूकें उतने ही थे, लेकिन फिर भी पूरे जोर शोर लगा के चीन को मुकाबला किया। लेकिन दुख की बात यह था कि जब तिब्बत की कब्जा हो रहे थे, जब सदर्न मंगोलिया और मंचूरिया की और ईस्ट तुर्किस्तान की कब्जा हो रहे थे, पूरे विश्व चीन की मदद कर रहे थे, चीन को बढ़ावा दे रहे थे। और खास करके भारत चीन से ये रिश्ता बना था, हम हिंदी चीनी बाय बाय करेंगे। और क्योंकि तिब्बत की तरफ कोई पैसा नहीं थे, कोई मिलिट्री ताकत नहीं थे, इस तरह से तिब्बत किसी तरह से इतिहास में भूल गए और हट गए। लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे हैं। हमारे लोग आज भी 60 लाख तिब्बती आज भी तिब्बत में अपने संघर्ष जारी है। अब हम इंडिया में रेफ्यूजीज बन के पिछले 60 साल में भारत में है। परम पावन दलाई लामा जी यहाँ धर्मशाला में है। मैं अभी धर्मशाला से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम तेंजिन सुंडू है। मैं एक तिब्बती लेखक और एक कार्यकर्ता हूँ। तिब्बती स्वतंत्र ये संग्राम में मैं पूरी तरह से मैं काम कर रहा हूँ। और तो यहाँ है हमारा निर्वासित सरकार, और इस तरह से हम ये काम कर रहे हैं। और अभी भारत में हम करीब 70-80 हजार तिब्बती लोग हैं। और हम यहीं से एक तो हमने डेमोक्रेसी स्थापित कर लिया, भारत की मदद सहायता से हम डेमोक्रेसी स्थापित कर लिया। हम हमारे युवाओं को नई शिक्षा प्राप्त हो रहे हैं। पूरी दुनिया में भी बहुत सारे लोग गए हैं और वहां से भी एक्सपीरियंस एक मिनट, मेरा वो बैटरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ये जो रिले है इसमें बीच बीच पे जो वहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है, उसके बावजूद भी तमाम तिब्बती जो है वो अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। और शायद मेरा ख्याल है कि कोई बैटरी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि हिम्मत नहीं हारी है इन लोगों ने और ये लगातार अपनी उस पूरी जो जिसे कह सकते हैं कि जीविका है, जो इनके लड़ने का इंस्टिंक्ट है, वो उसमें कोई कमी नहीं है। और बैटरी का चला जाना जो है वो इनकी हिम्मत नहीं कम करता है। सुंडू साहब, आप अपनी बात कहिए। हाँ, अभी ठीक है। राइट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि किस तरह से हम अपने संघर्ष को जारी रखें हैं। और इसके बीच में ये भी एक मतभेद है कि ज्यादातर तिब्बती लोग अभी भी तिब्बत की आज़ादी की ही उम्मीद रखता है, लेकिन किसी तरह से पिछले 30-40 साल से परम पावन दलाई लामा जी ने ये कहा कि अगर चीन तिब्बत को एक ऑटोनोमस रीजन की सुविधा देता है तो हम चीन की हिस्सा बन के क्यों ना हम रह सकते हैं। ऐसा एक उन्होंने एक प्रपोजल दिया था, लेकिन चीन ने इसको ऊपर बिल्कुल इनकार कर दिया। और ये पहले बार ये प्रपोजल हुआ था 1988 स्ट्रासबर्ग प्रपोजल, वो भी तब से ही एक इनकार किया चीन सरकार ने। और उसके बाद ये बार बार ये बात दोहराते आए। और क्योंकि परम पावन जी पूरी तिब्बती लोगों के लिए धर्म गुरु है और बहुत सारे लोग तो उनको भगवान ही मानते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल सोच ये है कि भले मैं परम पावन दलाई लामा जी को बहुत मानता हूँ, उसका आदर करता हूँ, लेकिन अपने देश की सोच के बारे में मैं हमेशा आज़ादी के लिए ही बात करते आया हूँ। और कई तिब्बती लोग मुझे मेरे ऊपर पूरा प्रश्न भी करता है कि मैं पूरी तरह से परम पावन को इतना आदर नहीं करता है ऐसे करके। तो वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरा धार्मिक सोच और ये राजनीतिक सोच अलग है। मैं राजनीतिक सोच से आज़ादी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं किसी तरह से चीन के ऊपर विश्वास करके वो ऑटोनॉमी देगा और वो ऑटोनॉमी भविष्य में भी मानेगा, ऐसे मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता। और मैं बार बार भारतीय वास्तवों को भी यही कह रहा हूँ, चीन विश्वासघात है, चीन के ऊपर विश्वास मत करो। और भारत ने बार बार वही मिस्टेक करते आए हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, भारत ने चीन के ऊपर विश्वास करके ये गलती करते आए हैं। और पहले तो चीन ने जब तिब्बत को ऊपर कब्जा किया, तब भारत ने ये सोचा कि हम चीन से दोस्ती करने से अच्छा रहेगा, वो एक पहला गलती था। और दूसरा 1962 में जब चीन ने अरुणाचल के ऊपर आक्रमण किया, और उसके बाद भी भारत ने ये नहीं सोचा कि ये गलती था हमारी तरफ से, और फिर से चीन के ऊपर विश्वास करने लगे। और उसके बाद एक सरकार के बाद दूसरी सरकार के बाद तीसरी सरकार के बाद सब लोग चीन के ऊपर ऐसा एक विश्वास रखने लगा कि चीन भारत को पैसे दे के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा एक उम्मीद जगाया रखा है। तो इसीलिए 2019 तक भारतवासियों के बीच में मन में ये था कि चीन बहुत बड़ा एक डेवलप्ड कंट्री है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर वो भारत में पैसा डालता है तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन पिछले साल जब गलवान घाटी में जून 15 की रात को जो
हत्याकांड हुआ, तब पूरी भारतवासियों की मन में ये पूरा निकल गया था कि अब चीन को विश्वास नहीं कर सकते। और अब मेरा गुजारिश ये है कि ये गलती हम इतिहास में पिछले 70 साल से जो कर रहे हैं भारत में, वो भविष्य में नहीं करना। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आई एम नॉट अ रेसिस्ट। मैं ये नहीं बोल रहा कि चीनी लोग ऐसा है, मैं ये नहीं बोल रहा ऐसा है या इंडियन ऐसा है या तिब्बती ऐसा मानने वाला मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन चीन में एक इनहेरेंट प्रॉब्लम ये, चीन में इनहेरेंट प्रॉब्लम ये है कि चीन की अभी की ताकत की सीक्रेट जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। चीन में एक ही पॉलिटिकल पार्टी होता है और वही पॉलिटिकल पार्टी पूरे देश को पिछले 70 साल से चला और इसी ताकत से भले उनके नेतृत्व या वहां से माओ त्से-तुंग से शुरू करके डिंग शॉपिंग से उसके बाद फलाना बहुत सारे लोग आए, अभी शी जिनपिंग उनकी नेतृत्व कर रहे हैं। भले अंदर से बहुत सारे क्रिटिसिज्म वगैरह होते हैं, लेकिन बाहर वो कभी दिखाते नहीं है, क्योंकि शी जिनपिंग का अभी का ताकत जो है वो वही ताकत है जो माओ त्से-तुंग ने अपने ही देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मारे डाल के ताकत बनाया था। तो इसलिए अभी भी शी जिनपिंग माओ त्से-तुंग को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो ठहराया तो वो खुद गिर जाएंगे पद से। तो इसीलिए ये एक ऐसा देश है जिसकी ताकत वही बनी है खून खराबा से, जिनकी ताकत वहीं से बनी है कि लोगों को डर में रख के, दहशत में रख के अपना ताकत किसी तरह से बनाए रखे। और इसलिए आज कोई भी चीनी लोग चीन से वापस कहीं बाहर आए, आप अगर आपको कहीं मिलने के मौका मिले, आप जरूर कोई भी चीनी है उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को मिला हूँ और उनसे बात करने के बाद या तो वो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, चुप करके बैठेंगे, या तो खुल के चीन के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन जब वो लोग वापस चीन जाएंगे तो चीन सरकार के खिलाफ कुछ एक शब्द नहीं बोल पाते, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली जब्त हो जाते हैं और पकड़ जाते हैं और मारपीट और जेल जाना, और लोग गायब हो जाते हैं, गायब, डिसअपियरेंस। और उसके बाद लोगों के बारे में जो गायब हो गया है उसके बारे में एक शब्द भी बाहर सुनाई नहीं देता। अभी जैक मा तो हमारा रिलायंस की मुकेश अंबानी जैसा है, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन अगर जैक मा चीन में गायब हो सकता है, वो भी कई महीनों, और इतना डर रहता है, तो समझ लो वहां की आम जनता, तो उनकी सरकार किस तरह से वो क्या नहीं करते। चीन सरकार ऐसा है, चीन की नीतियां वैसा है। अब भारत और चीन के बीच में जो रिश्ता बनी, पहले तो 1954 में जो पंचशील अग्रीमेंट से हुआ, तो पंचशील अग्रीमेंट में एक ऐसा ट्रेड रिलेशनशिप था, और वो भी तब तो ज्यादा ट्रेड भी नहीं होते थे, एक पॉलिटिकल नेसेसिटी था, लेकिन किया तो ट्रेड रिलेशनशिप। पॉलिटिकल नेसेसिटी ये था कि भारत एक नया आजाद देश में उभर के आ रहे थे, और भारत के बहुत सारे क्षेत्र में तब भी बहुत सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे, और बहुत सारे स्टेट्स भी पूरी तरह से भारत में जब्त नहीं हुए थे, और इस तरह से भारत को चीन की एक सपोर्ट चाहिए था, और भारत इस तरह से चीन को सपोर्ट दे रहे थे, क्योंकि चीन ने अभी इतने देशों के ऊपर कब्जा किया, और भारत उनकी सपोर्ट बोलने के बावजूद चीन को सपोर्ट करके बोल रहे थे। और जब चीन की तिब्बत के ऊपर कब्जा करने के मसला संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तब वहां बात पहुंचे, तो भारत के दूतावास को ये पूछे गए थे उनकी राय में, तो भारत ने ये कहा कि ये तिब्बती और चीनी लोगों के बीच में
आपसी मामला है और इसमें संयुक्त राष्ट्र और कोई भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत ने ये कहा, इसीलिए बाहरी कोई भी देश है इतने दूर से यूरोप में है, तब मलाया, आयरलैंड और कोस्टा रिका ऐसे कोई देशों ने तिब्बत के बारे में बात उठाया था तब, लेकिन क्योंकि भारत का ओपिनियन सबसे ज्यादा मनाते थे, क्योंकि भारत तो तिब्बत का बिल्कुल ऐसा पड़ोसी देश का रिश्ता है, तो भारत ने ज्यादा माना, इसीलिए तिब्बत के ऊपर जो कार्रवाई होना था या जो रेजोल्यूशन होना था, इस तरह से जोर शोर से ज्यादा हो नहीं पाए संयुक्त राष्ट्र में। इसी तरह से तिब्बत जो है आज एक ऐसा मसला है जो सब लोग उठाना चाहते हैं लेकिन उठाते नहीं हैं। और अब तो क्या हो गया कि पूरी दुनिया की व्यापार चीन से ऐसा रिश्ता बन गए हैं कि लोग अपनी चीन से व्यापार की ज्यादा मान्य रखते हैं, ना कि कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन या रिलीजन या कल्चर और ऐसा कोई। अब मैं तीसरी मुद्दे के बारे में बात कर रहा हूँ करूँगा, ये है चीन और अंतर्राष्ट्रीय की ये रिश्ता कैसा रहा है। और उसमें ये है कि करीब 2 साल तक, जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्रेड वॉर शुरू नहीं किया, तब तक कोई भी देश चीन के खिलाफ एक उंगली नहीं उठा सकता। डोनाल्ड ट्रंप है वो अकेला चीन को उंगली उठाया, दोषी ठहराया और ये ट्रेड वॉर शुरू कर दिया। उससे चीन को न सिर्फ धक्का मिला, दूसरे देशों जो रिश्ता किसी तरह से है या नहीं है, तो ये उनको वो जाग उठ के और उन्होंने अब ये देखा कि चीन को दोषी ठहरा सकते हैं, चीन को उंगली करके उनको प्रश्न कर सकते हैं, ऐसा वहीं से शुरू किया। लेकिन अभी अब तब से पेंडेमिक हो गया और पेंडेमिक यहाँ तक पहुंचे कि आज भारत की छोटे गांव में भी ऐसा पहुंच गए है ना। तो अभी हमें ये पता चलता है कि चीन का जिस तरीके से एक रिश्ता बना था ट्रेड का, व्यापार का, अब वो लोगों के मन में ये विश्वास जो है वो बैठ गया। और ये विश्वास वहां से उठ गया था जब चीन में पहली ये जो एक डिजीज था वो एपिडेमिक बने वुहान में, उसके बाद पेंडेमिक बने पूरे विश्व में। अब ये गौर से सुनिएगा कि चीन की नीति और उनकी दबाव करके नीति जो बन रहे हैं चीन में, उससे पूरी दुनिया के ऊपर कितना फर्क पड़ता है। पूरी दुनिया अक्सर उनको ये लगता है कि चीन अगर तिब्बत के ऊपर ये कर रहे हैं, लोगों को मार रहे, डाल रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, तो हमें क्या, हमको क्या फर्क पड़ता है। भारत में वैसे लगा कि हम जो है, मैं जो एक्टिविस्ट हूँ भारत में, इतने कभी अनशन में बैठा हूँ, कभी पदयात्रा में चला हूँ, कभी बिल्डिंग चल के प्रोटेस्ट किया, कोई नहीं सुनता है। लेकिन जब गलवान घाटी में चीन ने यह हत्याकांड हुआ, तब भारत जाग गए और सुनने पे बैठ गए। और ये जो पेंडेमिक हुआ, उसके वजह से आज पूरी दुनिया सुन रही है। क्योंकि उस चीन की व्यवहार से भारत को डायरेक्टली एक फर्क पड़ता है, वो भी बहुत बुरी तरह से, और पूरी दुनिया को फर्क पड़ रहा है आज। और इतना फर्क पड़ रहा है कि अगर हम व्यापार कम होने से कोई नुकसान होता है, वो कुछ भी नहीं, लेकिन पेंडेमिक से जो फर्क हुआ वो सबसे ज्यादा, व्यापार से ज्यादा। अगर भारत की कोई भी व्यापार चीन से जो होता है उससे नुकसान हुआ, तो ये करीब 60 बिलियन है एक साल में।
लेकिन पेंडेमिक से भारत में कितना नुकसान हुआ, वो चीन की व्यापार से ज्यादा हमको नुकसान हुआ। और वो भी चीन से अभी व्यापार जो है 60 बिलियन जो है वो ओवरऑल टर्नओवर है, उनमें से भारत का प्रॉफिट जो है वो 20 बिलियन है, 20 बिलियन 20 बिलियन है। अगर वो 20 बिलियन साथ में रखो और पेंडेमिक वजह से हमको 2 साल में इतना जूझना पड़ा, अब ये देखो, इसीलिए आज लोग चीन के ऊपर उंगली उठा के प्रश्न कर रहे हैं। और आज धीरे धीरे चीन अकेलापन महसूस हो रहा है, क्योंकि सब देश उनको आइसोलेट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में ये व्यापार बंद हो गया है। अब यूरोप भी उनसे ट्रेड करने के बारे में जो बातचीत जो है, बातचीत रोक दिया। और साउथ कोरिया और जापान ने चाइना में जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बाहर ले गए, कहीं ले गए। साउथ कोरिया ने सैमसंग वहां से लेके अब भारत में डाला है। और मेरा खुद का मोबाइल फोन सैमसंग ये मेड इन इंडिया है। तो आप में से अगर देख रहे हैं ये फोन, तो आप सैमसंग ले लीजिएगा, लेकिन ओप्पो, वीवो, वन प्लस, शाओमी, हुआवाई कभी मत लेना। ये चीन का, हमारा पैसा डायरेक्टली चीन को जाता है, वही चीन का पैसा हमारे जवानों की जान होता है, जान। तो ये ध्यान करना। बड़े मैं बातें कर रहा हूँ देशों के बारे में, लेकिन उसमें भी हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे पार्टिसिपेट करना, इंडिविजुअल लेवल पे जो करना है वो हमें पूरी तरह से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार करेगा नहीं, सरकार तो करेगा अपने एक लेवल से, लेकिन हमें इंडिविजुअली एज ए पर्सन, एज एन इंडियन, हमें खड़े होना चाहिए, अड़े रहना चाहिए, तभी तो देश बनेगा। तो ऐसा चीन का ऐसा रिलेशन है, और उससे आज चीन थोड़ा मुश्किल में पड़ रहे हैं। और इसीलिए भारत में अब ज्यादा चांसेस है कि बाहर देश जिन्होंने चीन से कम पैसे में उत्पाद बनाने की कोशिश किया, वो बड़े बड़े कारखाने जो है अब भारत में आ सकते हैं। एक ऐसा उम्मीद है। और वैसे बाकी देशों में पहले से जा ही रहे हैं, जैसे वियतनाम हुआ, बांग्लादेश हुआ, मेक्सिको हुआ, बाहरी देशों में वैसे जा ही रहे हैं। और भारत में फॉक्सकॉन जैसे जो एक टाइवानीज कंपनी है, जो आईफोन या बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो खुद अब इंडिया में आए हैं। तो इस तरह से हमारा उम्मीद भी है। अब मैं असली मुद्दा जो है वो मेरा चौथा, दैट इज द रियलिटी ऑफ चाइना। अब चाइना के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं तिब्बती हूँ, तो मुझे चीनी भाषा नहीं आता, और ज्यादातर तिब्बती लोगों को नहीं आता। लेकिन जो तिब्बत में पैदा हुआ और चीन की स्कूल में गए हैं, उनको चीनी भाषा आते हैं। तो ऐसा हमारा कोई तिब्बती लोग है जो तिब्बत से भाग के आए और भारत में आए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत में तिब्बत से भाग के आने के बाद भारत में रहे। उन लोगों से मैं कुछ ऐसा शब्द सीखा, और मैं सबसे पहला शब्द ये सीखा हूँ। और आप भी ध्यान करना, चीन, अभी हम चीन बोलेंगे, और वो इंग्लिश में लिखेंगे चीन, CHINA, चाइना बोलेंगे ना, चाइना। ये जो शब्द जो है वो चाइनीज भाषा में चुंगफा बोलेंगे, चुंगफा बोलेंगे। चुंगफा का मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि सेंट्रल स्टेट बोलते हैं, सेंट्रल। पुष्पेंद्र जी, ये सेंट्रल स्टेट आप किस तरह से बोलेंगे हिंदी में? सेंट्रल स्टेट, केंद्रीय सत्ता। तो चीन ये सोचता है, अब ये ध्यान से करके सुनना, ये चाइना ये सोचता है कि चीन जो देश है वो पूरी दुनिया की बीचों बीच में है। चीन बीचों बीच में है,
और बाकी कोई भी देश है उनकी आसपास में है, उनको घेरे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो चाइना है, और ये सोच उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, अभी भी वही सोच है। अब ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ध्यान से सोचना, क्योंकि चीन का नीची सोच जो है वो यहाँ से उभर के आते हैं। तुंगवा का मतलब ये है कि हम सेंट्रल में है और बाकी पूरी दुनिया हमारे आसपास में, हमारे घेरे में, हम बीचों बीच में है। और हमारा राजा, चीन के एम्परर, चीन की साम्राज्य जो है सब पूरी दुनिया की बीचों बीच में है, और उनके राजा जो है वो भगवान से डायरेक्टली अपॉइंटेड है। अभी समझ रहे हैं ना, पूरी दुनिया बाहर में है, चीन बीचों बीच में है, उसके ऊपर उनका राजा है, उसका राजा जो है वो भगवान ने अपॉइंट किए गए। इसीलिए चीन में इतिहास में भगवान को आंखें नहीं दे सकते। राजा के सामने जाना है तो घुटना टेक के जमीन पे देख के ऐसे करके जाना है, और वो आपको या तो कुछ आशीर्वाद देगा या दूर से ही कुछ बोल देगा, आप वापस जाना। आपने राजा को कभी आंखों से नजर मिला के कभी नहीं देखना, ऐसा चीनी लोगों का मानना है। ये सोच जो है अभी भी चीनी लोगों ने नहीं बदला है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यही चीन उनके आसपास देशों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, मारपीट किया, कब्जा किया। यही चीन मंगोलिया के नीचे जो जंगीज खान, कुबले खान, बड़े बड़े मंगोल राजा थे, उन्होंने चीन के ऊपर तहस महस कर दिया। चीन उनकी शान जो है बिल्कुल तोड़ मोड़ कर दिया। चीन के ऊपर तिब्बती लोगों ने भी, जब तिब्बती राजा तिब्बत में बुद्धिज्म आने से पहले तिब्बती लोग सबसे बड़ा योद्धा थे। वो घुड़सवार करके और बाण धनुष करके ऐसा लड़ाई करते थे बुद्धिज्म पहुंचने से पहले। तो उन्होंने भी चीन के ऊपर कब्जा किया, उसके बाद मंगोल ने कब्जा किया, उसके बाद मंचूरिया ने कब्जा किया, उसके बाद जापान ने कब्जा किया। और अभी हम इतिहास में पढ़े भी हैं कि 1910 के आसपास तब एक ऐसा स्थिति था कि चीन की सबसे बड़े पोर्ट सिटीज, शहर, यूरोपियन कंट्रीज, फ्रेंच का कुछ कुछ नोच लिया, पोर्चुगीज ने कुछ कुछ नोच लिया, अमेरिकन ने कुछ अपना कुछ हिस्सा बना दिया, और ब्रिटिश लोगों ने भी कुछ कुछ नोच लिया, कहीं कहीं खा लिया। और चीन का ऐसा स्थिति बना 1910 तक, ऐसा स्थिति बना कि वो न सिर्फ मंचूरिया के कब्जे में थे, उनकी लोग तहस महस हो गए थे, और वहाँ ओपियम ड्रग्स की बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। चीन किसी तरह से उभर के नहीं आ सकते। लेकिन 1911 में एक रेवोल्यूशन हुआ। अब ये सुनना कि चीन की रियल कहानी यहाँ से शुरू होता है। 1911 में चीन में एक बड़ा विद्रोह हुआ, शिनहे रेवोल्यूशन बोलते हैं, XINHAI, शिनहे रेवोल्यूशन बोलते हैं। उस रेवोल्यूशन में डॉक्टर सन यत्सेन नाम का, जो चीन की फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, डॉक्टर सन यत्सेन, उसके नेतृत्व में चीन नया देश उभर के आए, मंचूरिया को तोड़ दिया। जो मंचूरिया चीन के ऊपर गुलाम कर रहे थे, जैसे पुष्पेंद्र जी आप शुरुआत में इंट्रोडक्शन में भी कहा आपने कि 250 साल चीन मंचूरिया के नीचे रहे। अब मंचूरिया अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं बहुत साधारण भाषा में बोलता हूँ। जो आज हम भारत की शहरों में चिकन मंचूरियन, गोभी मंचूरियन बोल रहे हैं ना, ये वही है। अच्छा, ओके। तो आप ये बोलना कि अगर आप नेक्स्ट टाइम आप चिकन मंचूरियन खा रहे हैं
तो आप ये बोलना कि इस चिकन मंचूरियन के पीछे ये बड़ी कहानी है कि वही मंचूरिया जिन्होंने चीन के ऊपर कब्जा कर लिया 250 साल, और चीन ने 1911 में विद्रोह करके आजाद चीन की देश उभर के आए 1911 में, और 1912 में रिपब्लिक ऑफ चाइना स्थापित किया, रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब ये नाम ध्यान से रखना, ROC बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब ये रिपब्लिक ऑफ चाइना ध्यान इसलिए रहना है कि आज का ताइवान जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है। आज का ताइवान का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और आज की चाइना जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, PRC है, और ताइवान ROC है। अब ये 1912 में स्थापित किए हुए रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान कैसे चले गए, मैं इसके बारे में पहले शुरुआत में थोड़ा बोला था, लेकिन ये प्रॉब्लम वहां से शुरू होता है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है, हिस्टोरिकल मोमेंट। चीन अभी अभी आजाद देश में उभर के आए 1911 में, तब उनका कोशिश ये रहा कि मंचूरिया के नीचे जो भी देश उन्होंने कब्जा किया वो चीन के हिस्से में आने चाहिए। ऐसा है जिस तरीके से 1947 में भारत ने अंग्रेजों को भगा दिया। अब भारत ऐसे कैसे बोल सकते हैं जो जो देश अंग्रेजों के नीचे थे वो भारत के हिस्सा होना चाहिए? ऐसा हुआ तो बर्मा भी हमारे हिस्सा होना चाहिए, श्रीलंका भी हमारे, पूरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अमेरिका भी भारत के हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये सब पहले अंग्रेजों के नीचे थे। अब ये देखो, चीन खुद बोल रहे थे कि हम अब फॉरेन कंट्री मंचूरिया से हम आजाद हो गए हैं, लेकिन तुरंत उन्होंने ये कोशिश किया जो मंचूरिया के नीचे थे या मंचूरिया के दबाव में कोई भी देश थे वो चीन के हिस्सा में आना चाहिए। तो उन्होंने उसी वक्त 1910-1911 में चीन ने तिब्बत में घुसपैठ करने की कोशिश की। तिब्बत में घुसपैठ करने की कोशिश की, उन्होंने अपने आर्मी के एक भाग तिब्बत में भेजे, और इसीलिए क्योंकि वहाँ क्योंकि तिब्बती आर्मी ज्यादा नहीं थे, एक बुद्धिस्ट कंट्री है, आर्मी कितना रखेगा, तो इसीलिए 13 दलाई लामा, 13वें दलाई लामा, अभी जो दलाई लामा जो धर्मशाला में है वो 4थी दलाई लामा, 13वें दलाई लामा 1911 में तिब्बत छोड़ के भारत शरण लेने आना पड़ा। अब ज्यादातर अभी आप लोगों ने सुना नहीं होंगे, तब 13वें दलाई लामा तिब्बत छोड़ के भारत में शरण लेना पड़ा, इसीलिए वो 4थे दलाई लामा आज भारत में शरण ले रहे हैं। वो पूरी दलाई लामा में से दूसरी दलाई लामा है जो भारत में शरण लेना पड़ा। और तब चीन की आक्रमण जो है वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, क्योंकि वो अभी अभी आजाद देश के रूप में उभर के आए। तो इसीलिए 1911 में जो चीन की एक ताकत तिब्बत के ऊपर आक्रमण करने गए थे, उनको तिब्बती लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको भगा दिया, और इसलिए उनका तिब्बत के ऊपर आक्रमण करना नाकाम रहा। लेकिन तब चीन ने मंचूरिया के ऊपर पूरी कब्जा कर लिया। अब मंचूरिया वो एक ऐसा बड़ा पुष्पेंद्र जी, ये नेवी को क्या कहेंगे? नेवल पावर, नौसेना। मंचूरिया की सबसे बड़ी ताकत नौसेना था। उनकी नौसेना इतनी बड़ी ताकतवर था, उनकी पूरी दुनिया तक उनके अपने जहाज जा सकते थे, कितनी बड़ी ताकत था मंचूरिया की। और मंचूरिया ने क्या किया कि उन्होंने न सिर्फ चीन के ऊपर कब्जा किया, उन्होंने वहां से मंगोलिया, ईस्ट तुर्किस्तान, तिब्बत के ऊपर ऐसे चले गए, और मंचूरिया और तिब्बती के बीच में एक ऐसा ऐसा रिश्ता बना था। मंचूरिया ने तिब्बत के ऊपर पूरी तरह से
मिलिट्री ऑक्यूपेशन नहीं किया, कब्जा नहीं किया। तिब्बती राजा जो दलाई लामा जी है, वो और मंचूरिया राजा के बीच में एक ऐसा समझौता किया कि तिब्बती राजा मंचूरिया को बुद्धिस्ट पाठ पढ़ाएंगे और मंचूरिया राजा तिब्बत को सेना की रक्षा करेंगे। जिस तरीके से आज भारत भूटान को सेना की रक्षा कर रहे हैं। अब इसलिए अब ऐसा नहीं कि भूटान जो है, आज की भूटान आजाद देश नहीं है ना। भूटान पूरी तरह से आजाद देश है। भूटान की सिर्फ उनकी मिलिट्री प्रोटेक्शन जो है वो भारत दे रहे हैं। उसी तरह से एक ऐसा रिश्ता है। अब चीन ने वो कोशिश की तब 1911 में कि जो मंचूरिया के नीचे थे पूरा उनके नीचे लेने की कोशिश किया, लेकिन तब नाकाम रहा। और इसीलिए ये चीनी लोगों ने ये मन में रख लिया कि वो चीन के नीचे आने ही चाहिए। लेकिन 1949 तक उनको कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि उनके ताकत नहीं ज्यादा नहीं थे। और 1920 से सन 1920 से 95 तक ये चीन के बीच में कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में झगड़ा हुआ, सिविल वॉर हो गया। और उनमें तो लाखों लोग मर गए चीन के। लेकिन जब 1949 में चीन एक अखंड देश उभर के आए माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में, तब उन्होंने दूसरी कोशिश की तिब्बत के ऊपर कब्जा करने। तब भी उन्होंने पूरी को कब्जा कर नहीं पाया, क्योंकि तिब्बत की एरिया, उनके क्षेत्र और चीन के क्षेत्र बिल्कुल अलग है। क्योंकि तिब्बत जो है वो 4000 मीटर अबव सी लेवल, 4000 किलोमीटर मतलब 4 किलोमीटर अप इन द स्काई। जो हम लद्दाख पहुंचते हैं जो ऊंचा मानते हैं हम। लद्दाख जो है वो तिब्बत एरिया के से आधी है, आधी। लद्दाख एरिया से तिब्बत आगे हम जहां से हम गलवान घाटी जो होता है वहां से तिब्बत के एरिया शुरू होता है। तो चीन लोग पहले तो तिब्बत में आना मुश्किल, आ गया तो वो सांसें लेना मुश्किल हो जाता है उनको। तो इसीलिए उनको 20 साल लगा तिब्बत के ऊपर किसी तरह से कब्जा करना, जबकि उनकी बड़ी सेना की शक्ति है और वेल ट्रेन्ड है आर्मी तिब्बत की। तो पूरी तिब्बत की तब की तिब्बत की सेना कुल मिला के सर 6000 से ज्यादा नहीं थे। 6000 सेना पूरे देश को कब्जा, पूरे देश की हिफाजत कर रहे थे। वो भी 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के बारे में मैं ऐसा बात कर रहा हूँ। क्योंकि तिब्बत एक ऐसा आइसोलेशन में रहा और हमेशा ये लगा कि हम अपने बुद्धिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उसी से ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तिब्बत ने नहीं जाना, पता नहीं चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तिब्बत को पता नहीं चला। इस तरह से हम पीछे रह गए, तिब्बती लोग पीछे रह गए। हमको पता नहीं चला पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। बस हम अपने हिमालय के उस पार अपने रीति रिवाज में बिजी रहे। इसलिए आज की युवा पीढ़ी, खास करके तिब्बती लोग अक्सर ये बोलते हैं कि बाहर ज्यादा घूमो, ज्यादा सोचो, लोगों से ज्यादा मिलो, रिश्ता ज्यादा अच्छी तरह से बनाओ और पूरी दुनिया से साथ में चलना चाहिए। अपने हिमालय के गुफा में बात नहीं बनते। तो इसलिए तो ये बात था। तो चीन का सोच ऐसा है। आज भी चीन का वो सोच जो है वो नहीं बदला है। चीन जो है वो अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं बोलेगा, बाहर कोई भी है। अगर रिसेंटली चीन में एक ऐसा उनकी गूगल जैसे सीना एक वेबसाइट बोलते हैं और वेबो बोलते हैं, अपना ट्विटर जैसे, उनमें 2 पिक्चर दिखाए। एक चीन के रॉकेट ऊपर जाना और दूसरी हमारी महामारी से जो लोग जिनकी जाने चले गए, उनकी अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उस आग की एक फोटो साथ में डाल के
इतनी घिनौना चीज करते हैं, लेकिन ये बोले जा रहे हैं कि देखो हमारा आग ऊपर जा रहे हैं उनकी नीचे। इस तरीके से ये एक ऐसा सोच ये है कि वो हमेशा अपने आप को बहुत ऊपर और ज्यादा मानते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो भगवान का रूप है, वही देश सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए उनका कंपटीशन जो है वो इंडिया नहीं है, चाइना का कंपटीशन इंडिया नहीं है। चाइना का हमेशा इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश। इंडिया का आंखें चाइना की कंपटीशन जो है वो अमेरिका है, और चाइना किसी तरह से अमेरिका को टॉपल करके वर्ल्ड नंबर 1 बनना चाहते हैं। इसीलिए गलवान घाटी का यह हत्याकांड हुआ। बहुत सारे लोग एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, सब लोग टेक्निकल एनालिसिस बताए कि फिंगर 8 में ये हुआ, 5 में ये हुआ, वो हुआ। ऐसा कोई नहीं है। वो ये कोई टैक्टिकल इम्पोर्टेंस नहीं है। चाइना ने गलवान घाटी के हत्याकांड इसलिए किया कि चीन की कंपटीशन अमेरिका है, और अमेरिका का सपोर्ट में आ रहे हैं भारत, और भारत को भी अमेरिका का सपोर्ट चाहिए। और इसी तरह से चीन अमेरिका को चैलेंज करने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने गलवान घाटी की यह हत्याकांड ऐसा किया। आगे और भी कर सकता है। और अभी हमारा बॉर्डर के एरिया जो है, ये लद्दाख से अरुणाचल तक हमारे अलग अलग बॉर्डर है, लंबा है, और हर बॉर्डर की छोटी छोटी क्षेत्र की अलग अलग कहानी है, एक कहानी नहीं है। अरुणाचल की 1914 की मैकमोहन ट्रीटी है जो तिब्बत से रिलेटेड है, और सिक्किम की ट्रीटी जो है वो मंचू गवर्नमेंट से जो तिब्बत की रक्षा करते थे उसकी है। लद्दाख की अक्सर चीन के बॉर्डर तो जॉनसन लाइन है, और उसमें मैकडोनल्ड बॉर्डर वो भी है, और हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर भी अलग है। और चाइना ये कभी नहीं, ये पूरा इतिहास चाइना को पता नहीं है, क्योंकि चाइना कभी यहाँ नहीं आए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज भारत चीन को तिब्बत के मालिक मानते हैं। आज भारत तिब्बत को चीन के हिस्सा मानते हैं, और इसीलिए चीन को डायरेक्टली एक ऐसा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो उससे भारत का ये प्रॉब्लम होता है। अब हम ये कैसे बोलेंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश की पहले जो हस्ताक्षर हुआ वो 863 किलोमीटर की बॉर्डर था अरुणाचल की। आज ये जो बॉर्डर जो मनाए जाते हैं करीब 1000 से थोड़ा ज्यादा, वो बॉर्डर जो है इंडिया मानते हैं ये 1914 की मैकमोहन ट्रीटी के है। और मैकमोहन ट्रीटी तो तिब्बत से हुआ, लेकिन भारत खुद तिब्बत को आजाद देश नहीं मानते। तो हम किस तरह से इसको लेजिटिमाइज करेंगे? मुश्किल है ना हमें। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि भारत अब ये एक चीन की नीति जो है उसको नकार देना चाहिए। ये अगर नकारा तो भारत चीन को इतना बड़ा प्रश्न कर सकते हैं कि चीन की कब्जा किए हुए देश मंचूरिया, जो कि 84,000 स्क्वायर किलोमीटर के लैंड है, सदर्न मंगोलिया जो 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लैंड है, ईस्ट तुर्किस्तान जो 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लैंड है, और तिब्बत जो कि 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लैंड है। अगर इन सब को मिलाया तो चीन की 60% उनकी क्षेत्र जो है वो कब्जा किए हुए देश है। अगर हम उनकी अपने 60% एरिया के बारे में हम प्रश्न करें तो हम चीन को डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल जवाब दे सकते हैं, और वो जवाब ढूंढते ढूंढते थक जाएगा। किसके बारे में हम वो जवाब देते रहेंगे? इसीलिए अब मौका है और वक्त भी आ गया है भारत को
कि अपनी वन चाइना पॉलिसी को किसी तरह से वो नकारना है। हम इस तरह से ना सिर्फ चीन को जवाब दे सकते हैं, लेकिन एक ऐसा जवाब जो चीन के लिए कोई रणनीति नहीं होगा, तोड़ मोड़ तितर बितर हो जाएगा वो। तो इसीलिए अब मैं नहीं मानता हूं कि चीन से कोई लड़ाई झगड़ा से कोई मसला हल हो जाएगा। नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा से कुछ बात नहीं बनते। भले हमारे सेना पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, लेकिन ये एक पॉलिटिकल गेम है और हमें इसको जो पहले से ही पॉलिटिकल गेम था, इसी तरह से डिप्लोमेटिक आंसर देना चाहिए कि चीन की कब्जा किए हुए देशों को और एक रिकग्निशन देना। और उससे और अभी तो ये गया कि अगर भारत ने इसको नेतृत्व दे दिया, जिस तरीके से पिछले साल ये गलवान घाटी के बाद और ये पेंडेमिक के बाद भारत में कुछ जवाब देने लगे, तो बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय सरकार भारत को सपोर्ट दिए थे इस तरीके से। और आज भी ज्यादातर देश चीन को जवाब देने में आए हैं। और इस साल कुछ एक हफ्ते पहले G7 की मीटिंग में पहली बार G7 पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर, उन्होंने तिब्बत की शब्द लिया और उन्होंने तिब्बत और ईस्ट तुर्किस्तान की मुद्दा उठाया और चीन के खिलाफ। ये कभी नहीं उठाया। और इसका मतलब ये नहीं कि अब उनके मन में तिब्बत के कुछ ज्यादा प्यार या कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। उनको जरूरत पड़ रहा है, उनकी जरूरत पूरे हो रहे हैं तिब्बत को। मतलब तिब्बत एक ऐसा कार्ड आ गया है उनके हाथ में और चीन के खिलाफ इफेक्टिव कार्ड है। इसीलिए तो G7 ने तिब्बत के मसला उठाया है। तो इसीलिए अब मैं बात बहुत ज्यादा हो गया पुष्पेंद्र जी, मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। और एक बात का जवाब कि आपका जो सीधा संपर्क है आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी जो वहां तिब्बत में हैं, भारत के लोगों को चीन की कोई चिंता नहीं है। वो अपने यहाँ उगिर मुसलमानों का क्या करता है, उनके साथ कैसा बर्ताव करता है और वहां किस तरीके से लोग गायब हो जाते हैं। हमारा सबसे ज्यादा इमोशनल और जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है तिब्बत के साथ, पूरा देश ये जानना चाहता है कि तिब्बत जहां जो इलाके में जहां तिब्बती रह रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यातनाएं झेल रहे हैं, इस दौर में जब कोविड को पूरी दुनिया में फैलाया है, कोविड की हालत जो कब्जे में इलाका है तिब्बत का, चाइना के, वहां के लोग, आपके रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन और दूर, वो क्या महसूस करते हैं, उनकी क्या आवाज है, वो और बताइए बस। ये कोविड की तिब्बत में एक अलग किस्म की एक कहानी है। क्योंकि जितनी मैं बातें वहां से सुनने को मिला, पहले तो ये था कि जब कोविड चीन में फैल रहे थे तो उन्होंने चीन के अंदर रोक टोक कर दिया, लेकिन उन्होंने जो तिब्बत की तरफ जा रहे थे उनको जाने दिया। तो तिब्बती लोगों बहुत डर गए और उनको असली ये पता चले कि वो हमारे बारे में कोई परवाह नहीं है। वुहान से अंदर चीन के अंदर कोई भी कहीं भी जाने नहीं दे रहे, रोक टोक कर रहे हैं, लेकिन तिब्बत के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। और ये तब फ्लैश हो गया कि एक चाइनीज टूरिस्ट वो तिब्बत में आके वहां से सेल्फी लेके ये बोलती है, मैं आसमान 7वें आसमान पहुंच गया हूं तिब्बत, अब यहाँ कोई मारामारी नहीं है, ऐसे करके उन्होंने ये बोली। तो उसे ये पता चलता है कि ये चीन को तिब्बत के बारे में कोई, तिब्बती लोगों के बारे में कोई ऐसा परवाह नहीं है। और दूसरी ये कि जिन को ये महामारी पकड़े तिब्बत में, तिब्बती लोगों बोल रहे कि उनको ज्यादा फर्क नहीं हुआ, मतलब इस बीमारी से ज्यादा नोचे नहीं, शायद ज्यादा ऑल्टीट्यूड की वजह से या ज्यादा ठंड की वजह से
या कुछ तो हुआ, लेकिन ज्यादा फैले नहीं तिब्बत में। लेकिन उन्होंने जरूर ये देखा कि चीन में कुछ तो हो रहे जो उनको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहे। ये जरूर बात कहा उन्होंने कि चीन में ऐसा कुछ है या कुछ हो रहे हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहे थे। जी, मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी बातें कवर की, और मैं समझता हूं कि जो लोग तिब्बत को समझना चाहते हैं, इस क्राइसिस में क्या हो रहा है और चाइना ने क्या किया, कैसे 5-5, 4-4 देशों पे कब्जा किया, एक बहुत ही, मैं खुद आपको बहुत ध्यान से सुन रहा था और एक इंफॉर्मेशन के तौर से उस हालात को समझने के लिए, इतिहास को समझने के लिए, चीन की जो सोच है उसको समझने के लिए, उसकी विस्तारवादी जो सोच है उसको समझने के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही टाइमली और बहुत ही ज्यादा आज के दौर में जो क्राइसिस पूरी दुनिया में है उससे कनेक्ट करते हुए आपने सारी बातें बताई। उसमें कल्चरल भी है, उसमें पॉलिटिकल भी है, उसमें रिलीजन भी है, उसमें सिविलाइजेशनल मामला भी है। तो और भारत को क्या करना चाहिए, भारत ने क्या क्या किया है और कैसे दुनिया के पास ये मौका मिला है कि चीन को, जो उसकी पिछले काफी समय से जो विस्तारवादी नीति है, उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। आज दुनिया के आम लोगों को पता चल गया है कि चीन क्या है। तो चीन की पॉलिटिक्स एक तो राजनीतिक तौर पे होती है, लेकिन अगर देशों में जैसे भारत है, मैं कहता हूं जैसे हमारे यहाँ लगातार एक नैरेटिव चलता रहा, और क्योंकि नैरेटिव से समाज चलता है और डिप्लोमेसी से देश चलता है, तो डिप्लोमेसी जो भी हो, लेकिन हमारे देश के आम आदमी को लगता है इंडो चाइना बॉर्डर। हम भी बार बार ये कहते रहे हैं, कर्नल आर एस सिंह साहब भी ये कहते रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को पहले एक नैरेटिव बदलना चाहिए कि इट्स ए इंडो तिब्बत बॉर्डर, इट्स नॉट ए इंडो चाइना बॉर्डर। और जिस तरीके से उस बॉर्डर पर एक फोर्स लगी हुई है उसको आईटीबीपी कहते हैं। हम कहते तो हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स पुलिस, लेकिन हम उसको रूटीन में जो हमारे सोच में या हमारे रोजमर्रा की बातचीत में जो वर्ड तिब्बत आना चाहिए वो उस तरीके से नहीं आता है। तो पिछले काफी समय से इसके ऊपर जो गलत नैरेटिव चला, उससे भारत की जो नई जनरेशन है वो ठीक है, किताबों में कुछ लिखा हुआ है लोग पढ़ेंगे, लेकिन आम सोच यही है कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना। तो ये पहले मुझे लगता है कि जो जो डिप्लोमेसी होती है उसमें पब्लिक डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके यहाँ सोशल लोग सोचते क्या है, समाज में नैरेटिव क्या है, चाइना के बारे में क्या। तो ये जितनी भी बातें आज आपने बताई, 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर आपका इलाका है, 18 लाख जो है ईस्ट तुर्किस्तान का है, फिर 12 लाख साउथ मंगोलिया का है और 84,000 जो है मंचूरिया का है। और आपने आज ये भी बता दिया कि इस देश के लोग जो है चिकन मंचूरियन खा रहे हैं, उसको खाने से पहले सोचे कि मंचूरिया क्या था, इज ब्यूटीफुल। तो इससे आपका जो पूरा लेक्चर है, मैं समझता हूं कि इसको अगर जो भी लोग सुनेंगे जो इस सब्जेक्ट से इंटरेस्टेड है, उनका एक पूरा पर्सपेक्टिव बनेगा और उनका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आएगा और बहुत सारे जो कंफ्यूजन्स हैं, जो मिसगिविंग्स हैं, वो भी क्लियर होंगे। और आप जैसे लोगों को भगवान और ताकत दे, और भारत सरकार से जो भी आपकी बात है, जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम टू चेंज द नैरेटिव और भारत को इसमें लीड लेनी चाहिए। मैं समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री, जब वो, मुझे याद है 2014 में वो बने थे, उसके बाद वो मंगोलिया गए थे और वहां के राजा से मिले थे। तो ये एक मैसेज तो था, क्योंकि उससे पहले तो भारत का कोई प्रधानमंत्री मंगोलिया नहीं गया, क्योंकि भारत में भी जो बदलाव हुआ है वो एक ऐसे समय में हुआ है जब भारत अपने अंदर ही एक थर्ड फ्रंट से लड़ रहा है। खुद यहाँ भारत के अंदर एंटी इंडिया फोर्सेस जो हैं, प्रो चाइना फोर्सेस जो हैं, प्रो पाकिस्तान फोर्सेस जो हैं, प्रो जिहाद, प्रो इस्लामिस्ट, प्रो आतंकवादी फोर्सेस जो हैं, वो आपके पार्लियामेंट तक में बैठी हुई हैं, आपके सिस्टम में बैठी हैं। ऐसे में अगर कोई एक राजा आएगा भी तो यकायक सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। तो जिस तरीके के स्लो मैसेज दिए जा रहे हैं उसके पीछे एक मंशा रही होगी। और दूसरी बात आपने एक और साफ की कि चाइना के साथ बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो बिजनेस का रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और दूसरे रिश्ते कमजोर हो गए, क्योंकि बिजनेस है और पॉपुलेशन है, उसको आपको खिलाना है, पिलाना है, आपको घर के अंदर आपके कोई बहुत बड़ा कोई बवाल पैदा ना हो जाए, इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि आपने आज ये भी कहा कि कहते हैं कि दुनिया का पर्सपेक्टिव जो है, जो उस पे बात होनी चाहिए, और चाइना इस समय एक तरीके से बैकफुट पर है इस वक्त पूरी दुनिया में, और सरकारों के अलावा समाज के और आम आदमी को भी पता चला कि व्हाट चाइना इज डूइंग जस्ट फॉर द गेन ऑफ सम लैंड और एरिया। तो तेंजिंग साहब, आपसे बात करके मजा आया
और मुझे खुशी है कि आपने वहां रहते हुए भी इतना खूबसूरत आपने डेलिब्रेशन दिया, और भारत के लोगों को आप में जिस तरीके के यहाँ लोगों के सवाल आ रहे हैं, जवाब आ रहे हैं, उससे लगता है कि लोग को नई बातें आपसे पता चली हैं। और जब भी कुछ ऐसा होगा, हम लोग फिर कभी किसी और विषय पे, किसी और ऐसे मामले पे जिसमें तिब्बत की बात आप रखनी चाहते हैं, तो भारत की सरकार की अपनी डिप्लोमेसी हो सकती है, लेकिन भारत का समाज, भारत देश, भारत राष्ट्र अपने पुरानी रूट्स के तहत तिब्बत को अपना ही भाई मानता है। और उसकी लड़ाई में जो हम एक आम हिंदुस्तानी की हैसियत में कर सकते हैं, ये आज की जो बातचीत है, ये भी उसी का एक हिस्सा है कि कैसे हम आपकी बात को ज्यादा से ज्यादा तक फैलाने में, पहुंचाने में मदद करें। आप आए, आपने समय निकाला और इतना खूबसूरत प्रेजेंटेशन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तिब्बत आजाद होगा, जल्दी होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भारत में पैदा हुए, लेकिन अगर आपने शादी की है तो मुझे लगता है कि आपके बच्चे तिब्बत में पैदा होंगे। अच्छा, आखिरी में एक छोटा बात करना था, एक सुझाव देना था। भारत की कोई भी टेक्स्ट बुक्स हो, प्राइमरी स्कूल, जूनियर, हाई स्कूल, कॉलेज, कहीं भी तिब्बत के बारे में एक जिक्र नहीं है। इसीलिए हमारे युवाओं को तिब्बत के बारे में पता नहीं है, और ये पहले की एक नीति से शुरू हुआ, अब उसको बदलना चाहिए। अगर आज हम अपने युवाओं को तिब्बत के बारे में नहीं बताएंगे तो भारत अपनी पड़ोस देश के बारे में पता नहीं चलेगा, और भविष्य में ये भी माने कि चाइना हमेशा उधर वहीं हिमालय में थे, ऐसा मानेंगे। इसलिए उसको एक करेक्टिव मेजर से एक एजुकेशन करिकुलम में एक कोई मैप बने हैं, कोई हिस्ट्री बने हैं, ज्योग्राफी में कहीं भी तिब्बत एज ए नेबरिंग कंट्री, इसके बारे में बोलना चाहिए। और तिब्बत में किस तरह से बुद्धिज्म फैले और किस तरह से भारत और तिब्बत के बीच में ऐसा एक रिश्ता था, इसके बारे में जरूर अब तो लिख देना चाहिए, और ताकि हमारी पीढ़ी जो है पता चले। और अगर आप में से कोई भी ऐसा प्रश्न हो या मुझे कुछ प्रश्न करना हो, तो मैं इसके बाद वो लिंक के नीचे मैं अपना वेबसाइट लिंक भेजूंगा, और मैं कविता लिखता हूँ अंग्रेजी में, और अनुवाद हिंदी में भी हुआ है। अगर आप में से कोई भी दिलचस्प करते हैं मेरे किताबों पढ़ने में, तो भी वहां नीचे एक लिंक भेजूंगा जहां से आप वो किताब या तो पढ़ सकते हैं या खरीद सकते हैं। वो मैं कविताएं जो लिखी हैं वो आप भेजते रहिए। हमारे पास जो फेसबुक पेज वगैरह है, जहां हैं करीब 4-5 लाख लोग हैं, वहां तक हमारी कोशिश है आपकी बात जहां तक जाए, जो भी आप कहना चाहते हैं कविताओं के माध्यम से, आप लिंक भी भेज दीजिएगा, हम उसको भी लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।